नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। झारखंड कांग्रेस ने कुर्मी और आदिवासी आंदोलन से खुद को पूरी तरह अलग कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है कि आला कमान के निर्देश पर वो किसी भी समुदाय के आंदोलन में शामिल नहीं होगा। वहीं कांग्रेस ने आंदोलन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डालते हुए कहा कि केंद्र की नीतियों के कारण ही राज्य में कुर्मी और आदिवासी समाज के बीच टकराव की स्थिति बनी है। इसका यह मतलब है कि झारखंड में संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, इसलिए लोग अपने हक और अधिकार की बात खुले रूप से कर रहे हैं और यही भारत की एकता और अखंडता का परिचायक है। और यही भारत है जहां लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और हक और अपने अधिकार की बात करते हैं। तो इसके लिए झारखंड हमें लगता है कि देश का एक उदाहरण है जहां लोकतंत्र भी जिंदा है और संविधान भी जिंदा। नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि यही तो भारत की खूबसूरती है और यही देश का संविधान कहता है कि लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई को, अपने हक और अधिकार की आवाज को बुलंद करता है। तो बुलंद कर रहा है लोग। अब हमें यह लगता है कि केंद्र में जो बैठी गूंगी बहरी कुंभकर्णी सरकार है उसको जगाने की जरूरत है। तो जागेगी और नहीं जागेगी तो सत्ता से बेदखल होगी। झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकपोस्ट सक्रिय किए गए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के 2 चरणों में चुनाव होना है, इसीलिए झारखंड पुलिस भी सक्रिय हो गई है और बिहार से सटे झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों के सभी चेकपोस्ट को सक्रिय करने की सहमति दी गई है, जिसके तहत मुख्य रूप से अपराधी, असामाजिक तत्वों, अवैध शराब और अवैध धन के अंतर राज्य परिवहन को रोकथाम पर पुलिस की खास नजर है। बिहार का बॉर्डर में हमारा 10 जिला है, वो बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 8 जिला से बॉर्डर शेयर करता है। इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो निर्देश अनुसार जो इलेक्शन अनाउंस करने के पश्चात जो जो कार्रवाई करना है वो सभी कार्रवाई संबंधित जिला को कर रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर भी और डीजीपी का स्तर पर भी दोनों जिला के साथ ऑलरेडी मीटिंग हो चुका है। उसके अलावा एसपी और डीएसपी और थाने स्तर पर भी मीटिंग लगातार हो रही है। इसमें 2-3 बात इंपॉर्टेंट है कि ये कहें कि मिरर चेक पोस्ट का गठन करना हमारा तरफ से, जो उनके तरफ से जो रिक्वेस्ट आया है उसी बेसिस पर हमने मिरर चेक पोस्ट को गठन कर रहे हैं। उसमें जो लगातार हमारा जो लिकर हो गया या नारकोटिक्स रिलेटेड ड्रग्स हो गया, कैश का मूवमेंट हो गया, बाकी अन्य सामान का मूवमेंट को भी लगातार निगरानी रखा जाएगा। इसके अलावा हमारा जो बाई इलेक्शन भी है गारसिला का, उसको भी अनाउंस कर दिया गया है। इस संबंध में भी तैयारी चल रही है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का द्वारा दिए गए जो इंस्ट्रक्शन के अनुसार सभी कार्रवाई शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए बीजेपी ने झारखंड प्रदेश कार्यालय में पोस्टर का लॉन्च किया है। इस पोस्टर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लॉन्च किया है। उन्होंने देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों मजबूत हो। इंडिया आत्मनिर्भर भारत मिशन के माध्यम से अनेकों क्षेत्रों में जो निर्माण का काम चल रहा है उसे केंद्र यानी देश की जो प्रतिष्ठा, देश की जो सम्मान है वो दुनिया भर में बढ़ रही है। अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पाद अपनाकर और भारतीय उद्यमियों तथा कारीगरों का समर्थन करके हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। आइए इस जन आंदोलन में करोड़ों भारतीयों के साथ मिलकर स्वदेशी अपनाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं।
आप सबको ध्यान में है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक माइलस्टोन फिक्स कर दिया है कि भाई 2047 तक भारत को हमें विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत बनाने के लिए स्वदेशी का उपयोग अगली खबर चंदौली से है, जहां पर 65 करोड़ की लागत से 1 हेक्टेयर में बने मत्स्य मंडी का पीएम मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि फिश मंडी में मछली पालन से संबंधित सभी जरूरी संसाधन एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि मछली पालन में जुड़े किसानों को लाभ पहुंचेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। साथ ही कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पीएम मोदी का आभार भी जताया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि एशिया स्तर की एक मंडी इस चंदौली जनपद में मत्स्य के पालकों के लिए, मत्स्य क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, किसानों के लिए एक मंडी स्थापित की है, जो हाईटेक मंडी है। इसका आज उद्घाटन लगभग 1000 से ऊपर परियोजनाओं का आज उद्घाटन करें। इसमें 15 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद मुख्यमंत्री संपदा योजना से इस मत्स्य पालकों को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने एक डिजिटल प्लेटफार्म का भी उद्घाटन किया, उसको नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफार्म है, NFDP है। उस पर रजिस्ट्रेशन करिए, 100 रुपया मिलेगा, आप उससे पढ़िए, रजिस्टर्ड हो जाइए, पूरी जानकारी लीजिए। 104% का ग्रोथ रेट है मत्स्य पालकों का। आज पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश जो है, भारत जो है मत्स्य पालन उत्पादन में दूसरे नंबर का देश है। उत्तर प्रदेश 1 नंबर का उत्पादन क्षेत्र इनलैंड फिशरीज में। हम गौरवान्वित हैं। आज का उद्घाटन में प्रधानमंत्री जी पूरे किसानों को, अन्नदाताओं को, पशुपालकों को, उनका कहना है कि जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा, प्रदेश नहीं समृद्ध होगा, देश नहीं समृद्ध होगा, तो ग्राम जो विकास से संबंधित फिर राष्ट्र विकास होगा। तो राष्ट्र के नाम आज उन्होंने पूरे देश में इस क्षेत्र में जो उपेक्षित क्षेत्र था, किसानों नौजवानों को जो छोड़ रखा था, उनकी आय दोगुनी हो जाए, वो विकास की मुख्यधारा में जुड़ाए, उनके बच्चे भी आगे बढ़ें। लखनऊ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग लोकनायक जयप्रकाश को उनकी जयंती पर याद कर रहे हैं। अब जयप्रकाश ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया वो आज भी प्रसंगित है और देश की उसी प्रतिभा का आज सभी लोग यहाँ पर उनको याद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पीटीए के मुद्दे को लेकर कहा कि बीजेपी के लोग पीटीए से घबराए हुए लगते हैं। ये गंभीर विषय है कि एक आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। ये जाति को लेकर के अगर हुआ है और जाति को लेकर के अगर जूता फेंका जा रहा है, ये गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है कि अगर हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं कि आईपीएस ने आत्महत्या कर ली और जाति के आधार पर उसे अपमान किया जा रहा है, जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव हो रहा है। अगर आईपीएस के साथ इतना भेदभाव हो रहा है और फिर एक चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना, और जिस व्यक्ति ने जूता फेंका वो ये कह रहा हो कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, इससे खराब बात और देश के लिए क्या हो सकती है। धीरे धीरे सभी इंस्टीट्यूशंस को ये सरकार बर्बाद कर रही है और किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा। आप सोचिए, एक वाल्मीकि नौजवान के साथ आरोप चोरी का लगा करके किस तरीके से पीटा गया, किस तरीके से जान ले ली गई। और ये पहली घटना यूपी में नहीं हुई है, पहले भी हुई है। और कथावाचकों के साथ क्या किया गया, उनके बाल काट लिए गए, उनकी ढोलक छीन ली गई, उन्हें पीटा गया। तो ये गंभीर विषय है, ये देश को न जाने किस दिशा में ले जा रहे हैं। समाजवादी लोग मिलकर के इन तमाम चीजों को सुधारने का संभल में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सनातन समाज का गुस्सा उमड़ पड़ा है। जहां सनातन समाज के लोगों के
प्रति राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देकर धर्मांतरण के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही सनातन और भारत की रक्षा पर गौर देने का आह्वान किया गया। देखिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए और हमारे भारत देश की रक्षा के लिए आज जो है ज्ञापन देना बहुत ही आवश्यक था, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे भारतवर्ष में जो सनातन विरोधी गतिविधियां जो चल रही हैं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, उन सब पर अंकुश लगाना है। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग की है कि जितने भी प्रकार से धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जितने भी दोषी पाए जा रहे हैं, मुख्य रूप से उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और उनके जितने भी षड्यंत्र चल रहे हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। षड्यंत्र विभिन्न प्रकार के हैं, पैसा देकर, लालच देकर, नौकरी का लालच देकर, डरा कर, धमका कर या अन्य किसी भी माध्यम से जितने भी प्रकार से हमारे सनातन धर्म के जो पिछड़ा हुआ समाज है या संपन्न समाज है, उन सबको बहलाकर फुसलाकर जिस भी प्रकार से वह षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्रों में सफल हो पा रहे हैं, तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग है कि उन पर अंकुश लगने के लिए जो विधेयक पास हुआ है, जो संविधान बना है, वह सुरक्षित रहना चाहिए, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होना चाहिए, वह हमेशा संपन्न रहना चाहिए और उसकी सुरक्षा के लिए आज समस्त हिंदू समाज की ओर से हम लोग आए हैं। समस्त हिंदू समाज यहाँ मांग करने आया है कि जो कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के चीज़ों में लिप्त पाया जाए, उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। सतीश, अवैध धर्मांतरण के विरोध में सनातन समाज का गुस्सा फूट पड़ा है और आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। आखिरकार उस ज्ञापन में क्या कुछ मांगे रखी गई हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है? लेकिन इसी हम आपको बताते हैं, बात की आज जनपद संभल की, तो जहाँ पर जो है अवैध तरीका से धर्मांतरण जो हो रहा है उसको बढ़ते हुए मामला सामने आया है। यहाँ शनिवार को लेकर के सनातन धर्म के समाज लोग इकट्ठा हुए, साधु संत लोगों ने इकट्ठा करके आक्रोश दिखाया है, सड़कों पर दिखाई दिए गए हैं और उनका कहना है कि जिस तरीका से धर्मांतरण हो रहा है उसी को रोकने के लिए बात की जाए तो वहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा गया, राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया गया है, जहाँ पर वो सभी लोग इकट्ठा होने के बाद में और एसडीएम कार्यालय पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में एसडीएम के लिए ज्ञापन सौंपते हैं। उनकी कहना है कि योगी मोदी सरकार चल रही है, यहाँ पर स्थिति पैदा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यहाँ पर जो है चिंताजनक बात की जाए, सनातन धर्म एवं भारत की रक्षा के ऊपर योग की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात की जाए तो बैजोई को जो वहाँ पर डीएम कार्यालय पर पहुंचते हैं सनातन धर्म के लोग और वहाँ पर साधु संत पहुंचने के बाद में अपना ज्ञापन सौंपा गया। जी ठीक है सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कानपुर में राष्ट्रीय बैंक की लापरवाही से एक परीक्षार्थी की परीक्षा छूट गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी की लापरवाही के चलते परीक्षार्थी की ऑनलाइन फीस समय पर जमा नहीं हो पाई, जिससे वो परीक्षा देने से वंचित रह गया। परीक्षार्थी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग लोकपाल से शिकायत तो की, लेकिन बैंकिंग लोकपाल ने सख्त कदम नहीं उठाते हुए बैंक स्टाफ पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद परीक्षार्थी ने उपभोक्ता फॉर्म को पूरी तरह से यहां पर सहराते लेते हुए कानपुर न्यायालय उपभोक्ता फोरम में मामला दाखिल कराया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। इब्ने, राष्ट्रीय बैंक की लापरवाही से एक युवक की परीक्षा आखिरकार किस प्रकार से छूटी, क्या कुछ मामला है? जी हाँ, देखिए निशी, मैं आपको बता दूं ये एक ऐतिहासिक फैसला अगर इसको कहा जाए तो बिल्कुल भी कहीं से कम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षार्थी की जो परीक्षा छूटी थी वो बैंक में फीस जमा करने के लिए गया था, बैंक कर्मियों की लापरवाही की वजह से उसकी फीस जमा नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उसकी
परीक्षा छूट गई। उसने बैंकिंग लोकपाल से भी इसकी शिकायत करी थी और बैंकिंग लोकपाल ने जो है कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करी अपने कर्मचारियों के खिलाफ, जिसके बाद बात की जाए तो वो उपभोक्ता फोरम में चला गया था और न्यायालय उपभोक्ता फोरम में उसने एक वाद दाखिल कर दिया था। उपभोक्ता फोरम ने जो है राष्ट्रीय बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गलती से परीक्षा छूटने पर परीक्षार्थी को 7 लाख का क्षतिपूर्ति भुगतान में ब्याज के देने का सख्त निर्देश दिया है। और ये ब्याज मैं आपको बता दूं कि ये ब्याज जो है न्यायालय में की दर से देना होगा और साथ ही बाद उसने दाखिल किया था परीक्षार्थी ने उसका 10,000 रुपया अलग से देने के निर्देश दिए हैं। तो इस तरीके का ये पूरा मामला जो सामने निकल कर आया है, ये वाकई एक काफी हैरान करने वाला मामला है। इसमें जो उपभोक्ता फोरम है उसने जिस तरीके का फैसला सुनाया है ये लोगों के लिए नजीर बन गया है। जी निशी, बिल्कुल। और कर्मचारी पर क्या अभी एक्शन होगा? देखिए, अब कर्मचारी के ऊपर एक्शन की अगर बात की जाए तो एक्शन अगर लोकपाल को, बैंकिंग लोकपाल को लेना होता तो वो पहले ही ले चुके होते। जब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है तभी वो परीक्षार्थी जो है उपभोक्ता फोरम गया। उपभोक्ता फोरम में जाने के बाद उसने ये बात दाखिल किया था जहां से उसको ये न्याय मिला है। जी निशी, ठीक है, अपने बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अलीगढ़ पुलिस ने टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या में फरार 25,000 की इनामी पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे को आगरा जयपुर हाईवे पर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 26 सितंबर को खेरेश्वर चौराहे पर हुई हत्या में पूजा के पति अशोक पांडे और शूटर आसिफ और फजल पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। 26 सितंबर 2025 की रात को लगभग 9:30 बजे दोरावर थाना क्षेत्र में खेरेश्वर चौराहे के पास अभिषेक गुप्ता की 2 मोटरसाइकिल सवारों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में तत्काल अभियोग दर्ज किया गया था तथा अभियुक्त अशोक पांडे और 2 शूटर जिनके नाम मोहम्मद फजल तथा आसिफ थे उनको अलीगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मुख्य अभियुक्ता पूजा शकुन पांडे की गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ पुलिस तभी से प्रयासरत थी। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से बिल्डू प्राप्त किया जा चुका था तथा डीआईजी सर के द्वारा इनके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया जा चुका था। अलीगढ़ पुलिस विभिन्न जनपदों में दबिश दे रही थी, उनकी गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयास कर रही थी। कल रात्रि को इसमें सफलता मिली है और इनको जनपद भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और इनको आज अलीगढ़ लाया जा चुका है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के पश्चात आज ही इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस केस की बहुत ही सूचना से सुपरविजन किया जा रहा है और अति शीघ्र माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस केस की सघन पैरवी करके जो सभी अभियुक्त हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं इनको माननीय न्यायालय